गुड मॉर्निंग। पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था RH कारक। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर का रक्तदान टॉपिक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रक्तदान क्या होता है, रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ी, रक्तदान करने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रक्तदान होता क्या है। तो रक्तदान रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्तदान कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति है तो एक व्यक्ति के रक्त से ब्लड अपन निकालेंगे, फिर उसके अंदर से जो प्लेटलेट्स है या प्लाज्मा है वो निकाल के अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता है उसके व्यक्ति को देना, वो क्या कहलाता है? रक्तदान कहलाता है। तो जो रक्तदान है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो प्रथम सफल रक्तदान डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा 15 जून 1967 में किया गया। किस पे किया गया? उन्होंने एक भेड़ का रक्तदान एक 15 वर्ष के लड़के में किया था, यानी मनुष्य के बच्चे में किया गया था। 10 वर्ष के बाद में पशुओं से मानव में रक्तदान निषेध कर दिया गया, यानी बैन कर दिया गया कि बाद में भैया आप पशुओं का जो रक्त है वो मनुष्य में नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये बैन हो गया। फिर बात आई कि रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ी, रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। वे रक्तदान करते हैं तो क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? तो पहला देखो, कुछ स्थितियों में जैसे कि चोट लगने के कारण अत्यधिक रक्त बहने में, भाई चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो अत्यधिक रक्त बह जाता है, तो रक्त की कमी हो जाती है, तो उतना जल्दी बॉडी अपना रक्त बना नहीं सकती। इसलिए क्या किया जाता है कि किसी और का ब्लड जिसको चोट लगती है उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर शल्य चिकित्सा के दौरान होने वाले रक्त की हानि की आपूर्ति करने के लिए, जैसे ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं उस टाइम भी रक्त अधिक बहता है, तो उस टाइम पर भी रक्त की आवश्यकता होती है, तो रक्तदान किया जाता है। फिर रक्त संबंधी बीमारी के द्वारा उत्पन्न गंभीर रक्तहीनता या रक्त में प्लेटलेटों की संख्या में कमी का उपचार करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जब प्लेटलेट्स की संख्या सब और अधिक ज़्यादा कम हो जाती है तो वो क्या करते हैं, किसी का ब्लड लेते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड लेते हैं, उस ब्लड में से प्लेटलेट्स को अलग करते हैं और फिर उस जिसको प्लेटलेट्स की आवश्यकता है उस व्यक्ति को दिया जाता है। ठीक है, फिर देखो, अधिरक्त स्त्राव मतलब हीमोफीलिया या अर्धचंद्राकार लाल रक्त कोशिकाओं संबंधी बीमारी से प्रभावित व्यक्ति के लिए रक्तदान की आवश्यकता हो सकती है। जैसे किसी के रेड ब्लड सेल में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत है तो उसमें से वो रक्त निकाल लिया जाता है और उसको दूसरा रक्त चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं रक्तदान की प्रक्रिया। अपन ने रक्तदान देख लिया, रक्तदान की आवश्यकता क्या है, यानी उसकी ज़रूरत क्यों है हमें। फिर रक्तदान की ज़रूरत का पता हम चल गया, तो अब रक्तदान करने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, रक्त संग्रहण सबसे पहले एक तो किया जाता है रक्त संग्रहण, और जब रक्त संग्रहण किया जाता है उसके बाद में किया जाता है रक्त आधान, यानी रक्त दिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रक्त संग्रहण में अपन क्या करते हैं कि दाता का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, यानी जो ब्लड दे रहा है उस व्यक्ति का स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके बाद में उसका ब्लड लिया जाता है। फिर विशेष थैलियों में दाता का रक्त संग्रहण करना, कुछ विशेष प्रकार के पाउच आते हैं उसके अंदर जो ब्लड है उनका संग्रहण किया जाता है। फिर संग्रहित रक्त का प्रशीतित भंडारण करना, यानी उसको ठंडे स्थान पर रखा जाता है, यानी मतलब फ्रिज में रखा जाता है। फिर संग्रहित रक्त है उसकी पुनः जांच की जाती है। जब रक्त संग्रहित कर लिया जाता है फिर उसके बाद में फिर से उस रक्त की जांच की जाती है कि कहीं कोई इस रक्त में दिक्कत तो नहीं है। अगर रक्त के अंदर कोई बीमारी होगी, कुछ और होगा, तो जिसको वो ब्लड दिया जाएगा उसको भी वो बीमारी या फिर वो प्रॉब्लम्स आ जाएगी। फिर रक्त संग्रहण के बाद में आता है रक्त आधान। रक्त संग्रहण तो कर लिया, अब रक्त देने की प्रक्रिया क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है। तो ग्राही के रक्त समूह का पता लगाया जाता है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जिसको ब्लड देना है और जो ब्लड देना है उसका रक्त समूह सेम है या अलग है। जैसे ए ब्लड ग्रुप है किसी व्यक्ति का तो हम उसको ए दे सकते हैं या फिर ए बी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसका ए दे सकते हैं या फिर ओ दे सकते हैं। तो ये
अपन देखेंगे कि भाई अगले का जो रक्त समूह है उसकी जांच करेंगे भी इसका रक्त समूह क्या है, फिर उसी को देखने के बाद में ही उसको कोई रक्त दिया जाता है। फिर संग्रहित रक्त को भंडारण से बाहर निकालना, जब देने वाले व्यक्ति का है, ग्राही का है, उसका रक्त समूह का पता लगा लिया जाता है, उसके बाद में उस जो भंडारण जिस रक्त का किया था उसको बाहर निकालेंगे। फिर ग्राही को चिकित्सकीय देखरेख में रक्त चढ़ाना, एक डॉक्टर की देखरेख में ही ग्राही को रक्त दिया जाता है। फिर रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, अपन ने देख लिया कि रक्तदान कैसे किया जाता है, ये तो देख लिया। अब रक्तदान के दौरान जब देते हैं, रक्तदान करते हैं, तो उसके दौरान सावधानियां क्या रखनी चाहिए वो देखो। दाता व ग्राही के रक्त से प्रतिजन का भली भांति मिलान करना। ग्राही है और दाता है, दोनों के रक्त के प्रतिजन है, उनका भली भांति मिलान करना। दाता के रक्त में रोग कारक के न होने की जांच करना, यानी किसी जो दाता है जो रक्त दे रहा है उसके रक्त में कोई रोग के लक्षण नहीं हो, इसकी भी जांच करना। दोनों के रक्त में आरएच कारक का मिलान करना, क्योंकि दोनों है वो आरएच पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसकी जांच करना। किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को खराब होने से बचाना, जो रक्त अपन ने संग्रहित किया है उसको खराब होने से बचाना, यानी खराब रक्त हम किसी को नहीं दे सकते। फिर संग्रहण व आदान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में हो। जब भी हम रक्त का संग्रहण करते हैं फिर रक्त को दान करते हैं तो उस समय चिकित्सक यानी डॉक्टर की उपस्थिति में ही हो, ठीक है। तो ये हो आपका रक्तदान। अब उसके बाद में एक अगला टॉपिक है रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व। तो हमने मेंडल के नियम पढ़े थे, उन मेंडल के नियमों के अनुसार अपन ये देखेंगे कि अब मनुष्य पे वो कैसे अप्लाई होता है ना। तो रुधिर वर्ग में आनुवांशिकता का क्या महत्व है वो देखते हैं अपन, है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी। तो उसमें क्या किया जाता है कि पैतृक संबंधी विवादों को हल करने में आनुवांशिक रुधिर में वर्ग में अगर आनुवांशिकता का उपयोग करते हैं तो वो काम में क्या आता है कि पैतृक संबंधी विवादों को हल करने में काम आता है, सफल रक्तदान करने में काम आता है। जो नवजात शिशु है उसमें आनुवांशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया का इलाज में किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है उसको कोई रोग है जैसे हीमोफीलिया रोग है, ठीक है, तो उसका सारा रक्त निकाल के और स्वस्थ रक्त उसको दिया जाता है, तो उससे उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। अब अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं कि पैतृक संबंधी विवादों का हल करना, तो वो कैसे करते हैं। हम आनुवांशिकता का उपयोग करके, हम जेनेटिक्स का उपयोग करके हम पैतृक संबंधी विवादों का हल कैसे करते हैं। देखो माना कि देखो एक शिशु है जिसका रुधिर वर्ग बी है, उसके ऊपर दो दंपति अधिकार जता रहे हैं कि भी एक तो कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है और दूसरा कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है। तो हम जांच करते हैं कि बच्चा है किसका। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रथम दंपति उनका रुधिर वर्ग क्या है और द्वितीय दंपति का रुधिर वर्ग क्या है। तो देखते हैं, देखो प्रथम दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ओ है तथा स्त्री का ए बी है, और द्वितीय दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ए है तथा स्त्री का बी है। अब मेंडल की वंशागति के नियमानुसार परिस्थितियों में शिशु के रुधिर वर्ग की निम्न संभावनाएं हो सकती है। अब अपन इसका क्रॉस करवाएंगे, देखते हैं। देखो पुरुष क्या है, प्रथम दंपति में उसका ब्लड ग्रुप ओ है और स्त्री का ए बी है। अब अपने जीन पढ़े थे कि रुधिर में कितने जीन होते हैं, 6 जीन होते हैं, ठीक है ना। तो 2 अपन यहाँ पे लेते हैं, 2 आगे वाले में लेंगे। देखो आई ओ ओ ब्लड ग्रुप है तो आई ओ, ए बी है आई बी, ये दोनों क्या है युग्म विकल्पी, ठीक है, और फिर बनेंगे युग्मक। तो ये दोनों अलग अलग कर लेते हैं हम, आई ओ और आई बी। अब इनका क्रॉस करवा देते हैं। तो आई ओ का पहले आई ए से करवा देंगे, फिर क्या बना आई ए, फिर आई ओ का हम क्या करवा देंगे आई बी से, तो आई बी हो गया। फिर हम इसका करवाएंगे इन दोनों से, तो आई इसका करेंगे इससे, तो आई ए, तो आई ए। फिर उसके बाद में इसका इसके साथ करवाएंगे तो आई बी। तो इनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। देखो ए ब्लड ग्रुप यानी ए क्या है इसमें प्रभावी है और ओ क्या है अप्रभावी है, तो ये शो नहीं होगा और प्रभावी दिखाई देगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ पर बी है तो ब्लड ग्रुप बी, आई ए है तो इसका ब्लड ग्रुप ए, इसका आई बी है तो ब्लड ग्रुप बी। मतलब अगर ये दंपत्ति है तो इनके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है या तो बी हो सकता है या फिर ए हो सकता है, इन दोनों के अलावा और कोई ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। अगर इस दंपत्ति का अगर कोई बच्चा होगा तो उसका ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या फिर बी होगा।
अब दूसरी दंपति का अपन बात करते हैं, उसमें पुरुष का ब्लड ग्रुप ए था और स्त्री का बी था। ठीक है, तो अब देखते हैं पुरुष का IA और स्त्री का अपन IBIO, यानी ये अशुद्ध था और ये शुद्ध है। ठीक है, तो फिर अपन इसको दो में डिवाइड कर लेते हैं, युग्मक बना लेते हैं, सॉरी। तो IA फिर इधर इसका बनेगा IBIO। अब इसका क्रॉस करवा लेते हैं हम, IA का इससे करवाएंगे तो IA फिर इसका हम इससे करवा देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ IAIO, फिर इसका हम इससे करवाएंगे तो IAIB, फिर इसका हम इससे करवा देंगे IAIO। तो इनका ब्लड ग्रुप या AB और या फिर A, ये दो ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो बच्चा था उसका ब्लड ग्रुप क्या था, B था। तो इसका मतलब जो द्वितीय दंपति है उनका बच्चा वो नहीं हो सकता, क्योंकि द्वितीय दंपति का है वो बच्चे का ब्लड ग्रुप या तो A हो सकता है या फिर AB हो सकता है। ठीक है, और प्रथम दंपति में हमने देखा था कि बच्चे का ब्लड ग्रुप है या तो A हो सकता है या फिर B हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है वो प्रथम दंपति का है। तो अपन देखते हैं कि अतः यह स्पष्ट है कि केवल प्रथम दंपति ही B रुधिर वर्ग का शिशु उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम दंपति के या तो ब्लड ग्रुप A का बच्चा होगा या फिर ब्लड ग्रुप B का बच्चा होगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं अंगदान व देहदान, ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन क्या होता है। अंगदान क्या होता है, ऑर्गन डोनेशन क्या होता है। देखो, किसी जीवित या मृत व्यक्ति को कोई उत्तक या अंग दान करना अंगदान कहलाता है। यानी किसी जीवित व्यक्ति को अंगदान या अंग या फिर उत्तकों का दान करना क्या कहलाता है, अंगदान कहलाता है। जैसे आपका हार्ट हो गया, लीवर है, किडनी है, तो ये दान करना क्या कहलाता है, अंगदान कहलाता है। देहदान क्या होता है, यानी पूरी बॉडी का ही डोनेट कर दे, पूरा शरीर ही हम किसी को दान कर दें, तो वो क्या होता है, देहदान होता है। अपनी देह को अंग प्रत्यारोपण, यानी आपकी देह है वो दान कर दी जाए तो फिर जिसको जिस अंग की आवश्यकता होती है उसका अंग प्रत्यारोपण, या फिर चिकित्सीय प्रशिक्षण, यानी जो MBBS की डॉक्टर वगैरह बनते हैं, जब उनको पढ़ाया जाता है तो उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक बॉडी की आवश्यकता होती है, उसको उनको सिखाने के लिए एक बॉडी की आवश्यकता होती है, तो वो चिकित्सकीय प्रशिक्षण के लिए भी अपनी बॉडी को दान कर सकते हैं। फिर राष्ट्रीय अंगदान दिवस है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। आपकी बुक में अंगदान व देहदान का बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करता है। अपनी को जो इम्पोर्टेंट है वो देखना है, अंगदान व देहदान आपको इतना याद रखना है। और राष्ट्रीय अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, थैंक यू। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू।